ओके, तो हम लोग हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, इसके डेरिवेशंस करेंगे, शॉर्ट में करेंगे बहुत जल्दी से। थ्योरी करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे, इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स करेंगे, और अगर टाइम बचा तो आज ही क्वेश्चन बैंक करेंगे, वरना इसी के साथ मर्ज करके मैं क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो एक वीडियो में पूरा आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ईएमआई में क्या पढ़ाया जाता है, आपकी टेक्स्ट बुक क्या पढ़ा रही है? आपकी टेक्स्ट बुक तो इंट्रोडक्शन दी करके फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा रही है। ये नहीं पढ़ाना चाहिए, शुरुआत में पढ़ाना चाहिए फ्लक्स। तो फ्लक्स ऑफ द फील्ड जो आगे का टॉपिक है, आप क्या करो उसको पहले पढ़ो। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, और यहाँ पर आपके पास एक एरिया है। तो ये एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है बताइए? 3 जा रही है। तो ये इसका क्या बन जाएगा? फ्लक्स बन जाएगा। तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी बार डॉट ए बार। ये इसका फॉर्मूला होता है कब? जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तब फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप बोलो? फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डी ए बार। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। समझ में आ गया? इसको लिखा जा सकता है बी ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही? ठीक है ना? तो इस तरीके से ये होता है आपका फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या चीज़ है बताओ? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। क्लियर होता है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। फ्लक्स अपने को अगर समझ में आ जाता है तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन अपने को समझ में आ जाएगा। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या है? 2 एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिए गए हैं फैराडे के फिनोमेना को समझाने के लिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना को समझाने के लिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट 2 की मैं आपसे बात करूंगा। एक्सपेरिमेंट 1 में क्या करते हैं, अपन एक कॉइल लेते हैं, कॉइल के साथ में लगाते हैं गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर के पास में अपन क्या करते हैं, एक रखते हैं बार मैग्नेट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये आप कॉइल कैसे बनाएंगे? आप एक पीवीसी का पाइप ले लो, घर में वो प्लास्टिक का पाइप होता है, पीवीसी का पाइप, उस पर क्या कर दो आप, क्या कर दो हेलिकली वायर को बांध दो, तो क्या बन जाएगा? एक सोलेनॉइड बन जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, एक कॉइल लिया, एक मैग्नेट लिया, आपने कॉइल को फिक्स रखा, आप मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं। तो मैग्नेट को मूव करवाने से यहाँ पर डिफ्लेक्शन नजर आता है। डिफ्लेक्शन नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या? करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होना क्या बड़ी बात है? करंट फ्लो होना बड़ी बात नहीं है, बिना बैटरी के करंट फ्लो होना बड़ी बात है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगी है, फिर भी क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो जा रहा है। समझ आ गया? कब करंट फ्लो हो रहा है? जब आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। फिर हमने क्या कर दिया, अभी तो कॉइल को फिक्स रखा था, मैग्नेट को मूव कराया, फिर अपन क्या करते हैं, मैग्नेट को फिक्स रखते हैं, कॉइल को मूव कराते हैं, तब भी क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन बता रहे हैं। जब रोक देते हैं मैग्नेट को या कॉइल को, रोक देते हैं, रेस्ट पर ले आते हैं, तब कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बताता, यानी इसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ये ऑब्जर्वेशंस थे उसके। समझ आता है? ठीक है। उसके बाद क्या, एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 में क्या करते हैं, सेम यही सेटअप रखते हैं, आपका यही कॉइल होता है, उसमें गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, लेकिन मैग्नेट को अब क्या करते हैं, दूसरे कॉइल से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर आपकी की लगी हुई है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? यहाँ पर एक दूसरा कॉइल है, अपन क्या करते हैं, यहाँ पर की को जैसे जैसे टैप करेंगे तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने की वजह से क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जैसे यहाँ पर की को टैप करते हैं, करंट फ्लो होता है, डिफ्लेक्शन बताता है, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बताता है, कुछ मोमेंट्स के लिए डिफ्लेक्शन बताता है। समझ में आ गया? उसके बाद आप की को टैप करे रखते हैं, तब कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पर नहीं बताता है। समझ में आ गया? यानी डिफ्लेक्शन कब बता रहा है, मेकिंग ऑफ द सर्किट पे बता रहा है। समझ में आ गया? उसके बाद आपने की को ऐसे पकड़े रखा, डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है। फिर आप क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं सर्किट को, ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट, तब फिर से क्या होगा, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन बताता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर आपको कब कब डिफ्लेक्शन मिल रहा है, एट दी टाइम ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट। समझ आ गया? आप क्या करते हैं, आप फिर की को पकड़े रहो और इसको मूव करवाओ, तब भी करंट वहां पर फ्लो हो जाता है, यानी यहां पर डिफ्लेक्शन बताता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये इसके एक्सपेरिमेंट थे। किसके एक्सपेरिमेंट थे? फैराडे के एक्सपेरिमेंट थे। अब अपने को क्या करना है, इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, और उसके बाद अपने को क्या करना है, उसके 2 लॉस पढ़ने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 लॉस फैराडे के और 1 लॉ लेंजेस का। समझ में आता है? ठीक है, चलो भाई। तो फैराडे के 2 लॉस क्या है, उससे पहले, उसको समझने से पहले अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ये यहीं पर रुका हुआ है, तो इसमें से देखो कुछ फील्ड लाइन्स जा रही होंगी, ऐसी फील्ड लाइन्स जा रही होंगी। कितना फ्लक्स जा रहा है, ये कॉइल के ये पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स जा रहा है, 1 2 3 का फ्लक्स जा रहा है। समझ में आता है? अब अगर क्या करते हैं, इसको अपन पीछे लेके जाते हैं, तो क्या हो जाता है, 3 से फ्लक्स क्या हो सकता है, 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स चेंज हो गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और ईएमएफ इंड्यूस होना ही करंट को फ्लो कराता है। ईएमएफ का मतलब इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस, इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। समझ में आ गया?
करंट फ्लो होगा नहीं होगा ये किस पर डिपेंड करता है, सर्किट कंप्लीट है कि नहीं है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होना इस पर डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया? इस चैप्टर में पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। समझ में आ गया? इस चैप्टर का आपको मंत्र दे रहा हूं मैं। इस चैप्टर का मंत्र क्या है? इस चैप्टर का मंत्र है फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्या बोल रहा हूं मैं? फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस। जब भी फ्लक्स चेंज होगा क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। चाहे वो कॉइल हो, चाहे वो मेटालिक प्लेट हो, कुछ भी हो, जहां पर भी क्या होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, वहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये चीज अपने को समझ में आती है। इसके बाद अपन फेरेडे का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। फेरेडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, d∅dt। यही क्या होता है, फेरेडे का फर्स्ट लॉ होता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो दोनों को मिला दिया मैंने। फर्स्ट लॉ क्या करता है वो बता देता हूं मैं। फर्स्ट लॉ आपको बताता है कि whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil and EMF is induced in the coil, इसके बारे में बताता है। सेकेंड लॉ क्या करता है, उसको मेजर करके देता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो सेकेंड लॉ क्या करता है, दोनों लॉ को कंबाइन करके बात कर लेता है। समझ आ गया? ये बता देता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt, और उसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो E इज इक्वल टू k टाइम्स d∅dt। समझ आ गया? तो बेसिकली फर्स्ट लॉ सिर्फ एक क्या है, थ्योरेटिकल लॉ है, वो आपको सिर्फ बताता है कि जब भी क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। समझ में आता है? सेकेंड लॉ आपको क्या बताता है, उस ईएमएफ को आप लोग मेजर कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है। समझ आ गया? तो अगर ये लिख दिया तो दोनों लॉ उसके अंदर आ गए। समझ आ गया? ठीक है ना? एग्जाम में पूछा है तो क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ है whenever there is a change in magnetic flux associated with the coil and EMF is induced in the coil। समझ में आ गया? और सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF induced in the coil। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये दोनों चीजें उसके अंदर कवर हो जाती है। फेरेडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ आपको बता दिया मैंने। तो E इज इक्वल टू अपन क्या लिखते हैं, माइनस d∅dt। ये माइनस क्यों लगा है, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा कहां पर, इसका इंपॉर्टेंस आपको लेंजेस लॉ में समझ में आएगा। लेंजेस लॉ क्या बोलता है? लेंजेस लॉ बोलता है आपको जो आपका करंट के फ्लो का, अच्छा एक और चीज फेरेडे ने बता दिया, फ्लक्स को चेंज करेंगे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ये फेरेडे ने बता दिया। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस होगा, उससे करंट फ्लो होगा, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ये फेरेडे ने नहीं बताया। करंट के फ्लो के डायरेक्शन के बारे में कौन बताता है, लेंजेस लॉ बताता है, लेंज ने बताया। तो लेंज ने क्या बताया, आइए मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सा बेस बनाता हूँ, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। आइए अब समझिए इसको, लेंजेस लॉ को थोड़ा समझना पड़ता है। अगर कोई कॉइल है, आप क्या करो, एक वायर लो, वायर को ऐसे गोल घुमा करके बांध दो। समझ में आ गया? ये आपके पास क्या बन गया, एक कॉइल हो गया। यहाँ से आपने क्या कर दिया, बैटरी लगाई, इसमें से करंट को फ्लो करा दिया। ठीक है ना? चलो ये पार्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपके पास एक वायर है, वायर में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? क्या ये जो आपका कॉइल है ना, ये बिहेव करेगा एक मैग्नेट के जैसा। और मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं। कौन कौन सा, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है ना? तो कौन सा साइड नॉर्थ बनेगा और कौन सा साइड साउथ बनेगा, ये आपको भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है तो ये होता है अपना साउथ पोल। क्या होता है ये, साउथ पोल। कौन सा करंट, कौन सा कैसा फ्लो है ये, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। समझ आता है? ठीक है ना? और अगर आप क्या करेंगे, यही कॉइल को दूसरे साइड से जाकर के देखेंगे, पीछे से जाकर के देखेंगे, तो कैसे करंट फ्लो होगा उसके अंदर, इस तरीके से करंट फ्लो होगा। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो उसमें ऐसे करंट फ्लो होगा, और ये कैसा करंट फ्लो है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, ये साइड पे क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। समझ आया? क्लियर हो गया? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी क्या होगा, आपके पास ऐसा कोई कॉइल है और उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो जिस साइड पे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है वो साइड पे क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। समझ में आता है? और जिस साइड पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है उस पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। समझ आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। अब अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब लेंजेस लॉ क्या समझाता है। लेंजेस लॉ आपसे कहता है कि जो आपका करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। लेंजेस लॉ क्या बोलता है
करंट के फ्लो का, इंड्यूस करंट के फ्लो का डायरेक्शन ऐसे होता है कि वो क्या करे, फ्लक्स के चेंज को अपोज करे। समझ आता है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास कॉइल है, यहाँ पर आपने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर आपने एक अपना बार मैग्नेट ले लिया है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब यहाँ से कुछ ना कुछ तो क्या हो रहा होगा, फ्लक्स आ रहा होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो फ्लक्स आ रहा है मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, फ्लक्स का होना जरूरी नहीं है, फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। समझ आ गया। अभी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ है, कब होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। समझ आता है, ठीक है। अब क्या, तो ये अपने पास क्या है, ये बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट को अपन क्या करते हैं, इसे मूव कराते हैं। जैसे ही अपन आगे की तरफ मूव कराते हैं तब क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, फ्लक्स बढ़ जाएगा। समझ में आएगा, और फील्ड लाइन जाएगी एरिया में से तो फ्लक्स बढ़ेगा। अब ये कॉइल क्या चाहता है, ये कॉइल चाहता है इनर्शिया के जैसा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। अब ये क्या चाहता है, फ्लक्स जो बढ़ रहा है वो नहीं चाहता कॉइल के फ्लक्स बढ़े, तो वो क्या करेगा, वो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना चाहता। अब फ्लक्स को कैसे नहीं बढ़ने देगा, वो इधर से आ रहा है नॉर्थ, तो वो क्या करेगा, अपने में से ऐसा करंट को फ्लो कराएगा कि नॉर्थ बन जाए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्थ बनेगा तो क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपल करेगा उसको। समझ आ गई, अपोज करना चाहता है ना। अब नॉर्थ पोल कैसे बनेगा, यहाँ पर क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज से करंट, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जब इसको यहाँ पर लेकर आ रहे हैं तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो जाएगा। ऐसे रखा है कौन, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है। अब क्या, लेकिन फिर भी अपन क्या करेंगे, अपने पास एनर्जी है तो अपन क्या करेंगे, अपनी एनर्जी खर्च करके इसको आगे लेकर आ जाएंगे। समझ आ गया। फ्लक्स हो गया, मान लो कितना था, 3 से हो गया 5, 3 से 5 का फ्लक्स हो गया। बात समझ में आती, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, अब अपन फ्लक्स को चेंज करा चुके हैं, अब मैं मैग्नेट को पीछे खींचना चाहता हूं। अब क्या होगा, अब यहां पर फ्लक्स हो चुका है 5, मुझे 5 से फिर से क्या करना है, 3। अब क्या होगा, अब ये फिर से बोलेगा जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो, है ना। समझ में आके क्या बोल रहा है ये, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज मत करो। तो 5 से फिर से 3 होने नहीं देना चाहता, कौन, ये कॉइल नहीं होने देना चाहता। अब वो क्या करेगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो अब उसको रोकने की कोशिश करेगा। कैसे रोकेगा, साउथ पोल बना करके। समझ में आ गया। साउथ पोल कैसे बनेगा, क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करा के। तो अब क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज करंट को फ्लो करा देगा। समझ आता है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है। इसी वजह से जब आप मैग्नेट को यहाँ लेके जाते थे तो एक बार डिफ्लेक्शन वहाँ बताता था, इधर लेके आते थे तो डिफ्लेक्शन यहाँ बताता था। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये क्या है, ये ऐसा करता है कि आ रहा है तो आने नहीं देगा और जा रहा है तो जाने नहीं देगा, ये कर रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो फैराडे का लॉ क्या बोलता है, अगर हम लोग आसान भाषा में बात करें तो फैराडे का लॉ ये बात करता है फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस। फैराडे का लॉ आसान भाषा में क्या है, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस। लेंजेस लॉ आसान भाषा में क्या है, आ रहा है तो आने नहीं देगा और जा रहा है तो जाने नहीं देगा। आ रहा है तो कैसे आने नहीं देगा, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ बनाऊंगा मैं। समझ में आ गया। और जा रहा है तो जाने कैसे नहीं देगा, नॉर्थ जा रहा है तो साउथ बना करके रोकने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आती, क्लियर है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपके टेक्स्ट बुक का जो लेंजेस लॉ का एप्लीकेशन है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आता है। तो इस तरीके से ये आपका लेंजेस लॉ भी बता दिया मैंने। लेंजेस लॉ बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग है। समझ में आ गया, ये एनर्जी कंजर्वेशन को वायलेट नहीं करता। समझ में आ गया। देखो एक बात को समझो, आप यहाँ पर क्या करते हैं, मैग्नेट को मूव कराते हैं। मैग्नेट को अगर आप मूव कराते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होता है। करंट का फ्लो होना मतलब चार्जेस का चलना, चार्जेस को चलना मतलब मोशन, मोशन मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी कहाँ से आई, तो जो आपने अपनी एनर्जी खर्च की ना, मैकेनिकल एनर्जी, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिल गई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? वही एनर्जी इसको मिली, वो अपने आप से एनर्जी नहीं आ गई है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है। और भी उसमें समझाया जा सकता है कि अगर आप क्या करेंगे, अगर लेंजेस लॉ वैलिड नहीं होगा, ये अगर नॉर्थ है तो सामने क्या करेगा, नॉर्थ की जगह साउथ बना लेगा, तो बार बार उसकी वेलोसिटी हर बार बढ़ती जाएगी। मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, पहले भी बताया था मैंने, शायद तुम लोग भूल गए। अगर लेंजेस लॉ वैलिड नहीं है, नॉर्थ आ रहा है तो अच्छा, लेंजेस लॉ में क्या होता है, नॉर्थ आ रहा है तो नॉर्थ बनाएगा और नॉर्थ जा रहा है तो साउथ बनाएगा, साउथ आ रहा है तो साउथ बनाएगा, साउथ जा रहा है तो नॉर्थ बनाएगा। समझ आता है? क्लियर हो गया। चलो ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लेते हैं कि आपका लेंजेस लॉ वैलिड नहीं है, मान लेते हैं वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं मतलब नॉर्थ आ रहा है तो क्या बनाएगा, साउथ बनाएगा, पकड़ के उसको खींचेगा। ठीक है ना। अब समझो, ये मैग्नेट को मैं रख देता हूँ टेबल पे, टेबल फ्रिक्शनलेस है। मान लो मैंने उसको फ्रिक्शनलेस टेबल ले लिया, मैंने इसको कुछ एनर्जी दे दी, मान लो 1 जूल की। कितनी एनर्जी दे दी, 1 जूल की। अब क्या होगा, मतलब 1 जूल की एनर्जी कुछ भी हो सकता है, वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया, मैंने उसको ऐसे थोड़ा सा हिट कर दिया। अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा।
फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो ये क्या करेगा, अब लेंज़ लॉ वैलिड नहीं है, नॉर्थ है तो क्या करेगा, यहाँ पर साउथ बनाएगा, वो साउथ बनाएगा ना, अट्रैक्ट करेगा। अब क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब क्या, उसको खींचना शुरू कर देगा, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है मतलब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैंने 1 जूल दिया, उससे उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चलेगी, अल्टीमेटली जाके हिट कर जाएगा ना इसको। तो 1 जूल से उससे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ बढ़ी, कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैंने उसको दिया 1 जूल और उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब एनर्जी बढ़ती जा रही है। वो 1 जूल से उसके पास 10 जूल की एनर्जी आ गई, तो बाकी 9 जूल कहाँ से आया, कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये वायलेट हो जाएगा ये प्रिंसिपल, तो इस वजह से उसके अकॉर्डेंस में ही भेजे में जा रही बात, ठीक है ना। तो पढ़ाया था, बहुत डिटेल में बताया था मैंने सारी चीज़ें कि उसके क्या अकॉर्डेंस में होता है, अभी शॉर्ट में समझा दिया आपको मैंने, क्लियर हो गया। इसलिए मैंने फ्रिक्शनलेस माना ताकि कुछ एनर्जी का यहाँ पर लॉस ना हो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अगर ऐसा होगा तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई, हम कम एनर्जी से क्या कर रहे हैं, फिर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, लेंज़ेस लॉ आपको समझा दिया मैंने। लेंज़ेस लॉ के बाद आपकी बुक में हाँ टॉपिक क्या है, लेंज़ेस लॉ के बाद आपको क्या करना है, मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ना है। उसके एप्लीकेशन में वही है, ज़रा मैं आपको समझा दूँ एप्लीकेशन भी क्या है उसका। ऐसे आपको क्या कर दिया, कॉइल दे दिया, ऊपर आपकी क्या करता है, मैग्नेट है, ऐसे मैग्नेट को क्या कर रहा है, ऐसे यहाँ से ड्रॉप करवा रहा है, मतलब कॉइल ऐसे रखा हुआ है, ऊपर से मैग्नेट को ड्रॉप करा रहा है। तो मुझे बताओ, मैंने क्या बोला, आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो जाने नहीं देगा। तो यहाँ पर नॉर्थ आ रहा है तो करंट कैसे फ्लो कराएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल पुल है तो फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स पे वर्क करके क्या करेगा, इसको खींचेगा, और खींचेगा तो यहाँ पर अब क्या आएगा बताओ, यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, नहीं यहाँ पर क्या है, साउथ है और यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है। तो उल्टे फेस पे क्या बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा, समझ आ गया। नीचे वाले फेस पे क्या बनेगा, नॉर्थ ही बनेगा। क्यों, जा रहा है तो जाने नहीं देगा, तो साउथ को कैसे जाने नहीं देगा, नॉर्थ बनाएगा। नीचे वाले फेस पे क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा। यही चीज़ आपकी बुक में दी हुई है, शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। तो बस मंत्र याद रखो और सिंपल भाषा में लेंज़ेस लॉ याद रखो। मंत्र क्या है, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस, क्लियर हो गया। लेंज़ेस लॉ आसान भाषा में क्या है, आ रहा है तो आने नहीं देगा, जा रहा है तो जाने नहीं देगा, यानी इनर्शिया के जैसा काम करता है। समझ में आ गया, इनर्शिया ही है ये, ठीक है। चलो ये अपने को समझ में आता है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, लेंज़ेस लॉ के बाद टॉपिक क्या है, मोशन ईएमएफ क्या, चेक कर लो एक बार। मोशनल ईएमएफ, लेंज़ेस लॉ के बाद मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में 2 पार्ट्स हैं। एक तो आप क्या करेंगे, रॉड का ट्रांसलेशन करा करके मोशनल ईएमएफ का निकाल लेंगे एक्सप्रेशन, और दूसरे में आप लोग क्या करेंगे, रॉड को रोटेट करवा करके क्या करेंगे, मोशनल ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालेंगे। समझ में आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मोशनल ईएमएफ के 2 केसेस हैं। सबसे पहला केस कौन सा है, आपका ट्रांसलेशनल वाला केस। तो ट्रांसलेशन वाला केस क्या होता है, ट्रांसलेशन वाले केस में क्या होगा, आपके पास जो डायग्राम बुक में दिया है वही बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास कोई लूप है और आपने क्या कर दिया, 2 तरीके से निकाला है, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, कंडक्टर लिया हुआ है, यानी कि रॉड लिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, ये रेजिस्टेंस लेस है, रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये v वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या, जब अपन क्या करते हैं, जैसे इमेजिन करो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रही हैं, ये ऐसे हैं जैसे ये धागे हैं, कैसे हैं ये धागे, समझ में आ गया। जैसे ही आप क्या करेंगे, रॉड को चलाएंगे तो रॉड क्या करेगा, धागे काटता हुआ जाएगा। जैसे धागे कटेंगे तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो हो जाएगा, अगर सर्किट कंप्लीट है तो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो जब भी धागे कटेंगे तब क्या होगा, ये फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, धागे काटते जा रहा है। अब ये इसकी वेलोसिटी v है, बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। अब क्या, तो क्या हुआ, बिल्कुल चेंज होगा, बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर कितनी फील्ड लाइन जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे रॉड आगे जाएगा तो ये 2 भी तो अंदर आ जाएंगी, तो ये लूप से क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। ये कितनी थी टोटल मिला करके 7 थी, अब ये 2 और अंदर आ गई तो कितने हो गए 9। तो ये लूप से क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स तो बढ़ गया, और फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया।
समझ में आ गया। और ये लूप में से क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब वो करंट फ्लो के डायरेक्शन अपन निकाल दें किससे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। समझ में आ गया। अभी अपने को करना क्या है, अभी अपने को करना है कि इसके एंड्स पे कितना ईएमएफ डेवलप हो गया, ये अपने को निकालना है। समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। तो कैसे निकालेंगे इसको, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो इसका लेंथ है वो क्या है, L है, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, डिस्टेंस x है। समझ में आता है। अभी जैसे ही आगे जाएगा तो x तो चेंज होगा, बात समझ में आती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर निकालना चाहता हूँ क्या, मैं निकालना चाहता हूँ फाई इक्वल्स टू क्या निकालना चाहता हूँ, BA cos थीटा, है ना, फ्लक्स निकालना चाहता हूँ। फ्लक्स से क्या करूँगा मैं, EMF से उसको रिलेट कर दूंगा। अभी समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर थीटा तो 0 है, कैसे 0 है बताओ जरा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर के डायरेक्शन में। ये एक लूप है, इसका एरिया वेक्टर बाहर भी मान सकते हैं, अंदर भी मान सकते हैं। अंदर मान लेता हूं मैं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। जो आपका प्लेन सरफेस होता है उसका एरिया वेक्टर कैसा होता है, ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर सरफेस, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नॉर्मल होता है। तो अब ये भी मान सकता हूं मैं और ये भी मान सकता हूं। ये मान लूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और एरिया वेक्टर भी, एंगल कितना हो गया 0, cos 0 क्या होता है 1, ठीक है ना। इस तरीके से आसानी के लिए अपन उसको मान लेते हैं, हो जाएगा B इंटू ए क्या होगा, L इंटू एक्स होगा। क्यों, ये एरिया क्या होगा, L इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड, रेक्टेंगल है। तो अपने को क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। E इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अगर मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ फाई क्या मिला बताओ, BL(x). B कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, बचेगा क्या बताओ, x। तो dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंसेस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी BLV। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, BLV। आ गया EMF इंड्यूस का फॉर्मूला, समझा। ये बच्चों एक तरीका है ट्रांसलेशन वाला, ये एक्सप्रेशन निकालने के 2 तरीके दिए हैं आपकी बुक में। ये फर्स्ट वे है, समझ में आ गया। सेकेंड वे क्या है, बाय यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करेंगे। ये क्लियर हो गया, दिक्कत नहीं ना, लिखने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैं आपको सेकेंड वे बताता हूँ इसका। सेकेंड वे क्या है समझिए, क्योंकि एग्जाम में आ गया फाइंड EMF इन ट्रांसलेशन मोशन वाला केस बाय यूजिंग लॉरेंट्ज फोर्स, तो आपको सेकेंड वाला तरीका ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया, वो भी समझा देता हूँ। अब सिर्फ ये रॉड को देखो, वही केस है, वही हो रहा है, सेम वही लूप है। रॉड को अपन आगे लेके जा रहे हैं v वेलोसिटी से, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रॉड को तुमको मैं अलग से निकाल करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, रॉड ले लिया, ये v वेलोसिटी से जा रहा है और ये आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड में है। और मुझे बताओ, रॉड जो है कंडक्टिंग रॉड है। रॉड क्या है, कंडक्टिंग रॉड है, मतलब कंडक्टर है। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। फ्री चार्जेस होते हैं, एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, लेकिन बुक में इन जनरल चार्ज क्यू की बात की है तो उसी की बात करता हूँ। तो फ्री चार्जेस होते हैं। तो अब होता क्या है, कोई भी चार्ज ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई भी चार्ज Q जब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है, QVB sin थीटा। कहाँ पढ़ाया था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ये आपका फोर्स लगता है उस पर, ठीक है। चलो भाई, तो ध्यान से सुनो, ये है कंडक्टर, ये है मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर के अंदर क्या है, बहुत सारे फ्री चार्जेस है। तो जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो अंदर के फ्री चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड में ही चल रहे हैं, तो उन पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, QVB sin थीटा। क्लियर हो गया, समझ में आता है। अब वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या तो आप क्या करो, F इज इक्वल टू Q V बार क्रॉस B बार से निकालो, या फिर राइट हैंड पाम रूल से निकालो। Q V बार क्रॉस B बार से निकालते हैं, आ जाओ। V बार क्रॉस B बार से कैसे निकालेंगे, ये V बार है, वो B बार है, बताओ क्या होगा, V बार क्रॉस B बार कहाँ होगा, ये समझ आ, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इधर जाएगा। ये V बार है, वो B बार है, V बार क्रॉस B बार कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये जो यहाँ पर चार्जेस है Q, इन पे ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। समझ में आ गई, ऊपर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। उसका एक तरीका है जो आपको बताते हैं कि ऊपर ये चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, फिर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हो जाते हैं। वो तरीका बुक में नहीं लिया। बुक में क्या लिया वो बताता हूँ मैं। बुक में बहुत सिंपल है, ये आपने क्या कर दिया, कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर आगे चलता जा रहा है, अंदर क्या है, फ्री चार्जेस। फ्री चार्जेस पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, QVB sin थीटा। क्लियर हो गया, समझ में आता है आप क्या। ये जो फोर्स लग रहा है, FM फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, ये कितना वर्क कर रहा है ये मुझे निकालना है। तो वर्क कितना कर रहा हूँ मैं निकालता हूँ। वर्क क्या होगा, F इंटू L, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा, चार्ज यहाँ से चल करके वहाँ जाएगा और ये लेंथ कितनी है, L लेंथ है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। क्यों, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, चार्ज को यहाँ से चला करके वहाँ तक पहुँचा देगा। समझ में आ गया। तो ये F इंटू L लगेगा। ये कितना है, ये QVB sin थीटा इंटू L। ये आपका क्या आया, वर्क डन आ गया।
क्लियर हो गया, बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या है अपने को, निकालना अपने को ईएमएफ है। ईएमएफ होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन क्या है बताओ जरा, क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एल डिवाइड बाई क्यू, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा बी एल वी साइन थीटा। ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है ईएमएफ इंड्यूस का, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन है। अब अगर आपको मैक्सिमम ईएमएफ निकालना है तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो, जो कि क्या है 1। तो देयरफॉर हो जाएगा ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू बी एल वी सिंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये दिया आपकी टेक्स्ट बुक में। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों तरीके याद करके जाना, दोनों से फॉर्मूला सेम आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आता है। चलो तो ये भी समझा दिया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अब अपने को रोटेशन वाला तरीका देखना है। यानी बेसिकली कोई अगर रॉड अपना रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके एंड्स पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, वो हमको अब निकालना है। हाँ, तो सेकेंड वाला जो केस है रोटेशन वाला, या रोटेटिंग बार कह दो उसको, रोटेटिंग बार। तो आपका जो रोटेटिंग बार है, ये केस क्या है, रोटेटिंग बार वाले केस में क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास ऐसे ये एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर उसको फिक्स कर दिया गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर के डायरेक्शन में है। बहुत आसान है, बिल्कुल घबराना नहीं। इसके और भी तरीके हैं निकालने के, लेकिन जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे निकाल करके दे रहा हूँ मैं। जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने कोई और तरीका बताया था आपको, अभी मैं टेक्स्ट बुक वाला आपको तरीका बता देता हूँ। तो यहाँ से आप क्या करने का, सबसे पहले ये जो रॉड है इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे आप, और अपन ये इमेजिन करेंगे कि बहुत सारे जो यहाँ पर कंडक्टर्स हैं सबके सब सीरीज़ में लगे हैं, और वो एक छोटे से कंडक्टर के एंड्स पे क्या ईएमएफ डेवलप हुआ वो निकालना चाहता हूँ। ठीक है, चलो भाई। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आर के डिस्टेंस पर जा करके डी आर एलिमेंट काट देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, आर डिस्टेंस पे जा करके क्या कर रहा हूँ मैं, डी आर एलिमेंट काट देता हूँ। डी आर एलिमेंट काट दिया, इसकी वेलोसिटी क्या है, v है। अब ये छोटे से एलिमेंट पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, डी होगा। अभी मैंने पढ़ा E इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी एल वी होता है। तो ये जो है d, इसके छोटे से एलिमेंट पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, d। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b। इसका लेंथ कितना है, डी आर। वेलोसिटी कितनी है, v। समझ आ रहा है, ठीक है ना। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। अब टोटल ईएमएफ निकालना है, सभी का जोड़ना है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ b dr, ये क्या हो जाएगा, r ओमेगा। क्या मैं v इज इक्वल्स टू r ओमेगा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ पर b कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। उसके बाद ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। बचेगा कौन, r ओमेगा। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल लेंथ है वो l है। तो 0 से लेके l तक का, 0 से l तक का, 0 से l तक का, 0 से e तक का, ठीक है ना। अब b ओमेगा यहाँ पर बाहर हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r dr है, ये हो जाएगा r स्क्वायर बाय 2। कहाँ से कहाँ तक, 0 से l तक का b ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा बताओ, l स्क्वायर बाय 2, यानी क्या हो जाएगा, हाफ b l स्क्वायर ओमेगा। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। r डिस्टेंस पे जा करके dr एलिमेंट कट करना है, और आपको क्या करना है, वो छोटे से एलिमेंट का ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, फिर सबको ऐड कर देना है। समझ में आ गया। ऐड क्यों किया, सब सीरीज में लगे हैं, सीरीज में सीधा ऐड होता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। चलो भाई, चलो भाई, ये अपने को समझ में आ गया। ये रोटेटिंग बार वाला भी करा दिया मैंने आपको। इसके बाद कुछ पार्ट्स जो हैं आपकी बुक में वो नहीं दिए गए, वो हटा दिए गए। देख लो, वो ज़रा चेक कर लो। जनरेटर वाला पार्ट हटाया है, और भी कुछ हटाया है। जनरेटर निकाल दिया है, बैक ईएमएफ टॉर्क निकाल दिया है। अब उसके बाद सीधा क्या पढ़ना है अपने को, इंडक्शन और एनर्जी ट्रांसफ़र। क्या पढ़ना है, इंडक्शन और एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये अपना क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इंडक्शन। इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एक नॉर्थ पोल है, ये आपके पास एक साउथ पोल है। यहाँ पर एक वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। आपने करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा। कितना लगेगा, बिल साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, दोनों के दोनों में जो फिंगर जो चीज़ इंडिकेट करती है वो दोनों सेम है। फ़र्क क्या है, लेफ्ट हैंड रूल बताता है आपको कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे फोर्स कहाँ पर लगेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। और राइट हैंड रूल आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देता है। समझ आ रहा है। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में जो इंडिकेशन वो बराबर सेम है, तीनों फिंगर सब सेम चीज़ बताती है। ये क्या बताएगा, फील्ड। ये क्या बताएगा, करंट। और ये क्या बताएगा, मोशन का डायरेक्शन, फोर्स, मोशन का डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, फील्ड, फोर्स, मोशन का डायरेक्शन। बात समझ में आती, क्लियर हो गया। अब क्या,
लेफ्ट हैंड रूल क्या बताएगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या है। लेफ्ट हैंड रूल क्या निकाल के देता है? फोर्स का डायरेक्शन क्या है। राइट हैंड रूल क्या निकाल के देता है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो लेफ्ट हैंड रूल क्या करेगा? फोर्स का डायरेक्शन क्या है। राइट हैंड रूल क्या करेगा? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है। समझ आता है? क्लियर हो गया? चलो भैया, तो कहाँ पर था मैं? यहाँ पर। तो मुझे बताओ फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ। तो कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड रूल के राइट हैंड रूल? फोर्स का डायरेक्शन निकालना है मुझे, लेफ्ट हैंड रूल। क्या लगाना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन, ये क्या है? करंट का डायरेक्शन। तो ये क्या होगा? फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का लगेगा अंदर, यानी वायर ऐसे मूव करेगा अंदर की तरफ। बात समझ में आती है? क्लियर है? अब अगर मैं करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो बताओ क्या होगा? ये होगा करंट डायरेक्शन। बताओ क्या होगा? कैसे होगा? ये फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, फोर्स का लगेगा बाहर, वायर ऐसे मूव करेगा बाहर की तरफ। समझ आता है? क्लियर हो गया? तो ये कब होगा? जब करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, इतना फोर्स लगता है। और वो फोर्स का डायरेक्शन कैसे देंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देंगे। समझ आता है? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो अगर ये आपको समझ में आता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इंडक्शन और एनर्जी ट्रांसफर के बारे में देख लेते हैं कि अपने पास क्या है। यहाँ पर एक लूप है। अब ध्यान से सुनो, अपने पास एक लूप है। अब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा हुआ है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में लूप रखा हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है ना? अब क्या? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अभी तो यहाँ पर फ्लक्स सब कांस्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब पूरा फ्लक्स क्या है? कांस्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, लूप को पकड़ के बाहर खींचता हूँ। जैसे ही लूप को बाहर खींचूंगा तो बताओ क्या होगा? लूप को बाहर खींचूंगा तो ये ऐसे जाएगा, अभी ये इधर आ जाएगा और ये इधर कहीं पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है? अब फ्लक्स कम हो गया। पहले इतना फ्लक्स जा रहा था, अब मैंने उसको बाहर खींचा, फ्लक्स कम हो गया, मतलब फ्लक्स चेंज हो गया। फ्लक्स चेंज तो EMF इंड्यूस, और सर्किट कंप्लीट है, मतलब करंट फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस तरीके से कुछ करंट फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ऐसे क्या हो गया, मेरे पास करंट फ्लो हो गया। मैं कोई डायरेक्शन मान रहा हूँ करंट का, ये डायरेक्शन में क्या हो गया? करंट फ्लो हो गया। अब क्या? ये करंट का डायरेक्शन है मेरा, ये मेरा क्या है? करंट का डायरेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ध्यान से सुनो अभी। अब ये जो मेरे पास करंट आ गया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो उसके ये वाले हिस्से पे भी फोर्स लगेगा। नाम देते हैं इसको ABCD। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो AB पे भी फोर्स लगेगा, B से भी फोर्स लगेगा, CD पे भी फोर्स लगेगा और DA पे भी फोर्स लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन निकालो फटाफट से, बताओ। करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस पर फोर्स का लगेगा? ऊपर। तो इस पर लगेगा फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में। समझ में आता है? ठीक है ना? करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स का लगेगा? नीचे के डायरेक्शन। ये हो गया फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। समझ में आता है? क्लियर हो गया? उसके बाद इधर पे फोर्स कहाँ लगेगा बताओ? ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है? करंट। तो ये क्या लगेगा? इधर लगेगा फोर्स, और ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स लूप को अंदर खींचने की कोशिश करेगा। समझ आ गया? अब अपने को क्या करना? अपने को लूप को बाहर लाना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। अब जब अपन अपनी एनर्जी खर्च करेंगे तो वही क्या होगा? बेसिकली अपन क्या करेंगे? वर्क करेंगे वहाँ पर, और वही वर्क डन पावर के फॉर्म में अपन को कैलकुलेट करना है। यही फंडा है इसका कि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? वर्क डन पर यूनिट टाइम कितना कर रहे हैं, वही तो पावर है। वही आपको यहाँ पर क्या करना है? कैलकुलेट करके देना है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया कि ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स को काट देगा, लेकिन ये वाला फोर्स क्या करेगा? ये इसको अंदर खींचेगा। अपने को अपनी एनर्जी खर्च करके क्या करना है? लूप को बाहर खींचना है। तो अपने को ये निकालना है कितना वर्क हो रहा है। समझ आता है? क्लियर हो गया? चलो भाई, बाकी एक्सप्रेशन, अब ये 4 मार्क्स का अगर सवाल है तो पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या पूरा सॉल्व करना पड़ेगा? मैं आपको समझाता हूँ। आइए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है? ये वही कहानी कि ये आगे चला गया, तो ये डिस्टेंस क्या था? x था। ये कितना है आपका? L है। समझ में आता है? तो आप लोग फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या होगा? B × A होगा, cos 0 1 होगा, वो सारी कहानी सेम होगी। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? BL x हो जाएगा। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? d∅dt हो जाएगा। d/dt ऑफ क्या हो जाएगा? फाई क्या बताओ? BLx है, BL, और ये क्या हो जाएगा? dx/dt क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BLV। क्या आ गया? EMF आ गया। क्या आ गया? EMF BLV आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं, समझ आता है। निकालना क्या है इसके अंदर? पावर कितना हो रहा है, पावर कितना डिसिपेट हो रहा है, हीट के फॉर्म में कितना जा रहा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है? सबसे पहले तो अपन ने निकाल लिया। करंट मुझे निकालना है, तो करंट कैसे निकालूंगा मैं? करंट निकालूंगा E/R करके,
ऐसे मैं करंट निकाल लूँगा। अरे V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन आर, तो E क्या हो जाएगा, हो जाएगा BLV अपॉन आर। मैंने निकाल लिया, बात समझ में आती, क्लियर है। अब क्या, अब मुझे निकालना है कि जो मैकेनिकल पावर, मैंने मैकेनिकल पावर दिया ना, मैकेनिकल मैंने क्या कर दिया, वर्क किया, तो यहाँ पर पावर, मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू वी, एफ बार डॉट वी बार फॉर्मूला होता है, यहाँ पर भी cos 0 1 है, तो F इंटू वी। सवाल ये है कि F कितना है, तो F है BIL साइन थीटा, और ये क्या अपने पास V। समझ में आता है, क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास जो साइन थीटा है, ये थीटा किन के बीच का एंगल है, यहाँ पर लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लेंथ वेक्टर ये है, ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेंथ वेक्टर ये है, यही तो लेंथ वेक्टर है, तो एंगल में कितना है, एंगल कितना है 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो इस वजह से यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। समझ आया, क्लियर हो गया, ये पावर आ गया। अब मुझे बताओ B इंटू आई का वैल्यू क्या आया, BLV अपॉन आर इंटू एल, और ये क्या हो जाएगा V, तो बताओ क्या हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, यही पावर है, ये निकालना था आपको। समझ में आ गया, इतना बड़ा तामझाम किया बुक में, इतना सिंपल है ये निकालना, समझ आता है, क्लियर हो गया। अब अगर आप क्या चाहते हैं, अगर आप ये निकालना चाहते हैं कि हीट के फॉर्म में कितना डिसिपेट हो गया आपकी एनर्जी, तो पावर आप क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर करके निकालेंगे। आई कितना आया बताओ ज़रा, BLV अपॉन आर इंटू ये आर, बताओ क्या होगा, बोलो क्या हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये क्या है आर, एक आर कैंसिल, बताओ क्या आएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या, जो एनर्जी आपने खर्च की वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, चार्जेस चलेंगे, और लास्ट में क्या हो जाएगा, वो हीट के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, आपका जो कॉइल है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसी वजह से दोनों एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दोनों पावर डिसिपेशन सेम आ रहा है, मैकेनिकल बोलो या इलेक्ट्रिकल, आपका हीट के फॉर्म में बोलो। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया इस तरीके से। तो ये आपको मैंने समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एकदम आसान है, ठीक है ना। ये फोर्स एक दूसरे को काट देंगे, ये फोर्स उसको पीछे खींचेगा, अपने को अपनी एनर्जी खर्च करके क्या करना पड़ेगा, लूप को बाहर खींचना पड़ेगा। तो अपन ने अपनी एनर्जी खर्च की, तो कितना आपने पावर लगाया, आपका कितना पावर डिसिपेट हो गया। समझ में आया, डिसिपेशन का मतलब होता है कंजम्पशन, आपका कितना एनर्जी कंज्यूम हो गई वो आपने निकाल लिया, और हीट के फॉर्म में कितना होगा वो भी आपने निकाल लिया, और दोनों इक्वल आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, देखो जरा, सेल्फ इंडक्शन है क्या, एडी करंट है, एडी करंट्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, एडी करंट्स क्या है, एडी करंट जो है बेसिकली, एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब होता है वर्लपूल, वर्लपूल का मतलब भौरा, एडी का मतलब क्या होता है, भौरा। तो भौरे के जैसा करंट होता है। ये कैसे करंट होता है, बहुत सिंपल है, बहुत कम दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, बहुत थोड़ा सा है, जबकि एप्लीकेशंस कहीं ज़्यादा है इसके। जितना दिया उतना बताता हूँ मैं। आप क्या कर देंगे, आप अगर क्या करेंगे, एक आपने मेटल की प्लेट ले ली, मेटल की शीट ले ली, और आप एक मैग्नेट ले लो और मैग्नेट को कंटिन्यूसली मूव करवाओ, ऐसे टूवर्ड्स एन अवे मूव करवाओ। कुछ देर के बाद जब उसको आप हाथ लगाएंगे तो गर्म हो जाएगा। तो ये गर्म कैसे हो गया, तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और फ्री इलेक्ट्रॉन लाइनअप होकर के क्या करते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली चार्ज ही है ना, तो उन पे चार्ज होता है, और चार्जेस के चलने को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये कौन से करंट्स हैं आपके, एडी करंट्स होते हैं। ये अनडिज़ायरेबल होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसके काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। समझ में आ गया, अनडिज़ायरेबल होते हैं। तो जब भी क्या होगा, आप मेटल की शीट ले लो, आप मेटल की शीट ले लो, या आप क्या करो, कोई कॉइल ले लो, कहीं पर भी फ्लक्स को चेंज कराओ तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और इसका प्रॉपर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है कि ये गोली क्यों घूम रहे हैं या सर्कुलर लूप में ही क्यों घूमते हैं, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, अभी समझने का टाइम नहीं है, अभी याद करने का टाइम है, अभी चीज़ों को समझना नहीं है, ठीक है ना, टाइम नहीं बचा आप समझने का। तो जब भी आप क्या करेंगे, फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, घूमना शुरू कर देंगे, और घूम घूम के क्या करते हैं, वो करंट फ्लो कराते हैं। उन्हीं करंट्स को क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। समझ में आ गया। इसके एप्लीकेशन में कई सारे बताता हूँ, वो भी मैंने ट्रेन के ब्रेक्स के एप्लीकेशन बताया था कि बेसिकली क्या होता है, ट्रेन के ब्रेक्स कैसे लगाते हैं आप लोग। शिमला जैसी अगर आप जगह पर जाते हैं तो स्लोप पे, तो अगर आप गड़बड़ हो जाएगी, ये ब्रेक्स आप वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये अगर आप ब्रेक यूज़ करते हैं, अगर अपन यूज़ करें ये ब्रेक को, एडी करंट वाले ब्रेक को, तो ये तो मतलब इसकी लाइफ तो इनफाइनाइट है,
क्योंकि है ना कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होता है ब्रेक में। ऐसे ही इतने दूरी पे ही क्या लग सकता है, ब्रेक लग सकता है, इतनी दूरी पे रख करके, तो फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं होगा, वेर एंड टेयर नहीं होगा, उससे अपना कोई भी मेंटेनेंस का पैसा नहीं जाएगा। लेकिन ये हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अभी मौका नहीं हो सब समझने का, ये मैंने आपको समझा दिया एडी करेंट्स क्या है, इतना सफिशिएंट है। कोई अगर पॉइंट नहीं समझेगा टेक्स्ट बुक से तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलो भाई लाओ, और क्या है इसके बाद अभी, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या है बताओ ज़रा, सेल्फ इंडक्शन बोलो भाई। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, क्या बताया था मैंने, एक कॉइल लो, उसके बाद क्या करो, यहाँ पर एक आप लोग बैटरी लगा दो, ठीक है ना, बैटरी लगाओ, और यहाँ पर क्या कर दो, एक की लगा दो। अब क्या होगा बताओ ज़रा, यहाँ पर ये आपने क्या कर दिया, जैसे ही की को टैप किया तब क्या हुआ, जैसे ही की को टैप किया इसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने से क्या होगा, इसके अंदर बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जब तक टैप नहीं किया था तब इसमें से फ्लक्स कितना था, जीरो था, फ्लक्स जीरो था, समझ आता है। जैसे ही आपने की को टैप कर दिया तब क्या हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, और फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ फील्ड लाइन जिसमें से पास होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होगा, पहले जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा था तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं, समझ आ गया। जैसे अपन ने करंट को फ्लो कराया तो जो भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है उसके आसपास क्या बन जाती, तो ये अपने में ही फ्लक्स को चेंज करा करके, उसी की मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये अपने में से करंट को फ्लो करा के अपने में ही क्या करता है, फ्लक्स को चेंज कराता है, और अपने में ही क्या कर लेता है, ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। जब इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब फ्लक्स कितना था, जीरो। करंट अपन ने फ्लो करा दिया तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो क्या होगा, फ्लक्स इसमें से चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, फ्लक्स चेंज होगा तो ये अपने में ही क्या करता है, फ्लक्स को चेंज करा के अपने में ही क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। वो बैक ईएमएफ क्या करता है, वो बैक ईएमएफ जो है, ये जो करंट यहाँ पर ग्रो हो रहा है ना, उसको रोकने की कोशिश करता है। समझ आ गया, पहले फ्लक्स था जीरो, करंट फ्लो तो क्या कर दिया, इसमें से फ्लक्स आ गया, कुछ ना कुछ यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो फ्लक्स आने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस क्या करता है, जो करंट ग्रो कर रहा है ना उसको बढ़ने से रोकता है। समझ में आ गया। तो ये बेसिकली करता क्या है, करंट के ग्रोथ और डीके दोनों को रोकता है। करंट अगर बढ़ रहा है तो करंट को आसानी से बढ़ने नहीं देगा। अब करंट को बढ़ना है तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आगे जाके वही अपन निकालेंगे कि बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अपने में से ही क्या करता है, वापस से सुनो, अपने में से ही क्या करता है, फ्लक्स को चेंज करा करके अपने में ही क्या करता है, एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। और वो ईएमएफ इंड्यूस क्या करता है, करंट के ग्रोथ और डीके को रोकता है। ना करंट को बढ़ने देता है ना करंट को कम होने देता है। समझ में आ गया। अब करंट को बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। बैटरी कितना वर्क करेगी वो आगे जाके निकालेंगे अपन। समझ आता है, ठीक है। अब क्या हो, ये अपना फिनोमेना है सेल्फ इंडक्शन का। अब इसमें जो फ्लक्स है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें से करंट कितना जा रहा है। जितना ज़्यादा करंट जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल इंटू आई। समझ में आता है। एल क्या है इसके अंदर, एल है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन या इंडक्टेंस दोनों चलेगा। जैसे रजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों चलता है, वैसे इंडक्टेंस और इंडक्शन दोनों चलता है। ठीक है, चलो भाई। तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाय डी टी होता है। तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ क्या हो जाएगा, एल इंटू आई हो जाएगा। एल बाहर चला गया तो क्या बचेगा, डी आई बाई डी टी। ये अपना ई एम एफ आ गया। तो ई एम एफ का फॉर्मूला क्या आया, ई एम एफ आ गया माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये ई एम एफ आ गया। कौन सा ई एम एफ, बैक ई एम एफ, जो कि क्या करता है, करंट के ग्रोथ और डीके दोनों को रोकता है। ना बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, कम हो रहा है तो कम होने नहीं देगा। कौन, इंडक्शन, इंडक्टर बोलते हैं। ये कॉइल को क्या बोलते हैं, इंडक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको मैंने समझा दिया। अब इसके बाद जो है कुछ और चीज़ें बताता हूँ मैं। कुछ और चीज़ें क्या है, इसका यूनिट मुझे बताना पड़ेगा आपको, और कुछ डेफिनेशंस इसके बताने पड़ेंगे। मैं डेफिनेशंस आपको समझाता हूँ उसके। सबसे पहले E इज इक्वल टू क्या आया, माइनस एल डी आई बाई डी टी आ गया। ठीक है ना। तो अगर से मैग्नीट्यूड लिया जाए तो L का फॉर्मूला क्या बनेगा, E अपॉन डी आई बाई डी टी। ये फॉर्मूला बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आता है।
ये अपने को समझ में आती बात, ये हो गया। ये एक डेफिनेशन है एल का। एल का एक डेफिनेशन क्या बनेगा, ये डेफिनेशन बनेगा। क्या डेफिनेशन बनेगा, इट्स अ रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये एक डेफिनेशन बन गया, डेफिनेशन 1। इसका और एक डेफिनेशन बन सकता है। कैसे डेफिनेशन बनेगा, हमने क्या बोला था, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखा था, एल आई। ये एक टर्न के लिए लिखा था बच्चों, किसके लिए लिखा था, 1 टर्न के लिए। एन टर्न्स हो गए तो क्या लिखेंगे, एन फाई, और क्या हो जाएगा, एल आई। तो एल क्या हो जाएगा, एन फाई डिवाइडेड बाई आई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर हो गया। तो अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसको फिर से 1 ले लिया जाए तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हो जाएगा या इसको बोलो टोटल फ्लक्स को क्या बोलो, फाई डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आई। तो दूसरा डेफिनेशन इसका ये बन जाएगा, टोटल फ्लक्स को फाई डैश बोलता हूँ मैं, उसको फाई बोला तो उसको क्या बोलेंगे, फाई डैश। तो दूसरा डेफिनेशन एल का बन जाता है, इट्स अ रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। समझ आ गया, दूसरा डेफिनेशन बन गया। अब तीसरा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डेफिनेशंस क्लियर हो गए, तीसरा डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने आप में एक डेरिवेशन है, आगे का डेरिवेशन और ये डेरिवेशन सेम डेरिवेशन है। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 2 डेफिनेशंस क्लियर हो गए, दोनों में रेशियो के फॉर्म में समझा दिया आपको मैंने। अब जो है इसका पहले यूनिट बता दो मुझे, यूनिट क्या बनेगा, एल का यूनिट जल्दी बोलो, वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, एम्पियर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर। समझा, क्लियर हो गया। तो इसका यूनिट बन गया। अब मैं इसके तीसरे डेफिनेशन पे चलता हूँ, जो आपका सेल्फ इंडक्शन का तीसरा डेफिनेशन है, वो क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, वही कॉइल अपने में से ही क्या करेगा, फ्लक्स को चेंज कराएगा और अपने में ही क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा, करंट के ग्रोथ और डीके को रोकेगा। अब करंट ग्रो हो रहा है, अब ये ईएमएफ क्या कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वर्क किसको करना पड़ेगा, बैटरी को करना पड़ेगा। तो बैटरी को 1 एम्पियर करंट पूरा ग्रो करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, तो वो अपन निकालेंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, आओ वर्क डन का है, पावर का फॉर्मूला देखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ये फॉर्मूला होता है। V को इस चैप्टर में क्या, V को इस चैप्टर में क्या बोलेंगे, E बोलेंगे। क्या बोलेंगे, E बोलेंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा dW बाय dt इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू आई। तो dW बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EI dt हो जाएगा। ये क्लियर हो जाता है, समझ में आ गया। मुझे क्या निकालना है, समझ आ रहा है कि बैटरी कितना वर्क कर रही है, समझ आता है, ठीक है ना। चलो भाई मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, हो जाएगा W। ये क्या होगा बताओ ज़रा, ये हो जाएगा आपका -L di बाय dt। ये समझ आ रहा है, ये क्या होगा, -L di बाय dt। क्यों, अभी सेल्फ इंडक्शन में ईएमएफ कितना होता है, -L di बाय dt। और ये क्या हो जाएगा आपका dt कैंसिल, बताओ क्या होगा, -L di हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, आई बचा, हाँ आई भी इंटू आई भी बचा है, तो L और I di बच गया। क्लियर हो गया, -L बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, I di हो जाएगा। तो -L और ये क्या हो जाएगा, I² बाई 2, यानी क्या हो जाएगा -12L I²। मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे तो क्या होगा बताओ जरा, W इज इक्वल्स टू ½ L I²। सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अपन, समझ में आता है। अब क्या मैं क्या निकालना चाहता हूँ कि कॉइल में 1 एम्पियर का करंट सेटअप करने के लिए बैटरी को कितना काम करना पड़ रहा है। तो I की जगह क्या लिखूंगा, 1 एम्पियर। लेट I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू ½ L हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी L इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2W। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आया तुम लोगों को। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर अपने को कॉइल में 1 एम्पियर का करंट सेटअप करना है तो बैटरी को जितना काम करना पड़ेगा ना, उसका 2 गुना जो होगा वो L है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। मान लो कि बैटरी को 1 एम्पियर का करंट सेटअप करने के लिए 10 जूल काम करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, तो 20 जूल क्या है, L है। समझ आ गया, हाँ उसका 2 गुना क्या है, L है। तो ये L का तीसरा डेफिनेशन है। ये 3 डेफिनेशंस दी हैं आपकी बुक में, क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ये तीसरा डेफिनेशन क्या बोलता है बताओ, अगर अपने को क्या करना है, कॉइल में 1 एम्पियर का करंट सेटअप करना है तो बैटरी को जितना काम करना पड़ेगा ना, उसका 2 गुना जो है वो न्यूमेरिकली इक्वल टू L होता है। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये तीनों डेफिनेशंस आपको मैंने समझा दिए। अब एक और चीज़ इसमें शायद बची है, वो क्या है, सेल्फ इंडक्शन का एक्सप्रेशन फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, वो करा देता हूँ मैं आप लोग को। ठीक है, ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एनर्जी स्टोर्ड वाला पार्ट है, सेम डेरिवेशन है, वो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए मुझे।
चलो आओ, अब क्या है, ये आपका L फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसका आपने वो क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकालना है। ये आप लोग कैसे निकालेंगे तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत लंबा सा सोलेनॉइड है, ठीक है। इसके बाद इसका जो रेडियस होगा वो R अपन ने मान लिया है, ठीक है। और अपने को पता है सोलेनॉइड में जब करंट जाता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बीच में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये बता चुका हूँ मैं, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और वो कितनी होती है बताओ ज़रा, μ0 Ni होती है। ये स्मॉल n क्या है बताओ ज़रा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है, स्मॉल n है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब क्या, L का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, L का फॉर्मूला n phi अपॉन I, ये पढ़ा ना अभी L का फॉर्मूला। ये जो है phi क्या होता है, phi होता है B इंटू ए डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, I। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। और ये कैपिटल N क्या होगा, स्मॉल l इंटू L होगा, तो उसको स्मॉल l बोल देता हूँ मैं ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल N की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल n इंटू L, और ये क्या हो जाएगा B इंटू ये क्या हो जाएगा A, डिवाइड बाई क्या है मेरे पास I। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर हो गया। B का वैल्यू क्या है बताओ ज़रा, B का वैल्यू है NL, B का वैल्यू क्या है, μ0 Ni, उसके बाद क्या हो जाएगा I, नहीं हम सॉरी क्या है A, डिवाइड बाय क्या है I, ठीक है ना। I और I कैंसिल हो गया, तो बताओ क्या बचा, L इज इक्वल्स टू μ0 n स्क्वेयर, क्या बचा क्या बचा, L इंटू A बचा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, और सब बराबर है। चेक कर लो एक्सप्रेशन एक बार, यही है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर L अपॉन अपन पर यूनिट लेंथ निकालना चाहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्शन पर यूनिट लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा μ0 n स्क्वायर इंटू A क्या होगा पाई आर स्क्वायर, A क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो μ0 n स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या होता है, डायमीटर बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाय 4। समझ में आता है, क्लियर हो गया। तो ये L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है n स्क्वायर एंड L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है d स्क्वायर, d क्या है डायमीटर, समझा, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का एक्सप्रेशन भी आपको मैंने बता दिया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया, क्लियर है। एक चीज़ और बची है, क्या है वो, म्यूचुअल इंडक्शन। पानी पी लूँ जरा, चलिए। तो अब जो है अपने को पढ़ना है इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के बारे में। वैसे भी कोई डेरिवेशन नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में, बस आपको फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना है। तो ध्यान क्या रखेंगे आप लोग कि जैसे रेजिस्टर्स वाले केस में होता है बिल्कुल वैसे ही इंडक्टर वाले केस में होगा, ठीक है ना। रेजिस्टर्स वाले केस में सीरीज़ में क्या होता है, RS क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर L जब सीरीज़ में लगेंगे, L मतलब इंडक्टर जब सीरीज़ में लगेंगे तो क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। और पैरेलल लगेंगे तो बताओ क्या होगा, 1 अपॉन n पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। इस तरीके से होगा ये, क्लियर हो गया, समझ आता है। चलो भाई ये अपन ने देख लिया। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्या है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको बता दिया मैंने। फिर इसके बाद क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, डेरिवेशन वही है जो भी आपको मैंने बताया, ठीक है ना, हाफ L स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट। क्या है कि जब हमने क्या कर दिया, कोई इंडक्टर लिया और इंडक्टर में मैंने क्या बोला आपको कि आप क्या करो, करंट को फ्लो कराओ। आप क्या करो, की को टैप करो, करंट को फ्लो कराओ। करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये अपने में ही फ्लक्स को चेंज करवा करके एक बैक EMF इंड्यूस करेगा। वो क्या करता है, वो करंट के ग्रोथ को और डीके को रोकने की कोशिश करता है, इनर्शिया के जैसे काम करता है। करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, कम हो रहा है तो कम होने नहीं देगा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं इसको। तो ये जो है बैटरी को वर्क करना पड़ेगा करंट को उसमें सर्किट में सेटअप करवाने के लिए। अब जो बैटरी ने वर्क किया वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कौन सी एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। समझ में आ गया, वो कितना होगा, हाफ LI स्क्वायर। वही सेम डेरिवेशन है, वो आप लोग कर सकते हैं, तो वो कराने की ज़रूरत मुझे नहीं है। तो बच क्या गया, फिर इसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन बच गया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, और लास्ट में क्या है, ट्रांसफार्मर। टॉपिक ओवर, ठीक है। चलो भी, तो ये भी इसके बाद क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है,
आपस में इंडक्शन की बात करेंगे। अभी सेल्फ इंडक्शन नहीं हो रहा है, खुद में इंडक्शन नहीं हो रहा है, आपस में इंडक्शन हो रहा है। आप क्या करते हैं, आप ले लेते 2 कॉइल्स, आपने एक कॉइल लिया, यहाँ लगा दिया गैल्वानोमीटर, आपने दूसरा कॉइल लिया, यहाँ पर आपने लगा दिया उसका सोर्स और लगा दी की, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैंने की को टैप किया, क्लोज किया, तो क्या होगा, इसमें से फ्लक्स निकलेगा। वो फ्लक्स निकल करके क्या करेगा, यहाँ पर भी लिंक करेगा कुछ ना कुछ फ्लक्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो पहले फ्लक्स क्या था, 0, मैंने की क्लोज किया, फ्लक्स चेंज हो गया, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस, और ये कॉइल में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर सोर्स लगा है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जो सोर्स नहीं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। समझ में आ गई, ये आपका कॉइल 1 है, ये आपका कॉइल 2 है। तो कॉइल 2 में कितना फ्लक्स लिंक होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉइल 1 में कितना फ्लक्स लिंक होगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉइल 2 में करंट कितना है। समझ में आ गया। और कॉइल 1 का डिपेंड करेगा कॉइल 2 के करंट पे। समझ आ गया, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ फ्लक्स इन कॉइल 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, ये समझ आ गया। फ्लक्स लिंक्ड विथ इन कॉइल 1 बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 2 ऑन ऑफ बाय फ्लक्स ऑफ कॉइल 1 बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। जितना यहाँ करंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इसका फ्लक्स बनेगा, उतना ज़्यादा इसके साथ में वो लिंक करेगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, 512 इज इक्वल्स टू M12, और ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। M12 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, -d∅/dt। 512 लिख देते हैं, तो बताओ क्या होगा, -M12 dI2/dt। सिमिलर लाइंस पर अपन क्या लिखेंगे, E क्या आया, 12 आया, E21 अगर लिखेंगे तो क्या होगा, M21 dI1/dt। इस तरीके से अपन EMF को लिखेंगे। समझ में आ गया। सिमिलर लाइंस पे E21 भी लिखेंगे अपन, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपको बता दिया मैंने। M को डिफाइन करो, बोलो भाई, M को डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे, बोलो भाई, क्या होगा। M क्या है, M है रेशियो है phi/I, phi/I का रेशियो है। या दूसरी तरीके से M को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, E/dI/dt, इसका रेशियो है वो। समझ आ गया, क्लियर हो गया। बुक में दिया हुआ है, बाकी आप लोग लिख सकते हैं, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसका यूनिट क्या बनेगा, वोल्ट, एम्पियर, और ये हो जाएगा सेकेंड, या सबको मिला के बोलेंगे हेनरी। हेनरी भी इनका यूनिट होता है। सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का क्या है, हेनरी। क्लियर हो गया, चलो भाई। तो ये हेनरी आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, वो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या बताता है, एक अगर आपके पास क्या है, कॉइल है, उससे फ्लक्स निकला, तो इससे अगर निकली, मान लो 100 लाइन निकली, कॉइल 2 से 100 लाइन निकली, कॉइल 2 से कितनी निकली, 100 लाइन निकली, तो कॉइल 1 के साथ में उसकी कितनी लाइन लिंक कर गई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। 100 निकली तो पूरी की पूरी 100 से उसके साथ जाके लिंक कर गई, या 100 में से 50 ही लिंक की, या 100 में से 20 ही लिंक की। समझ आ गया। ये आप कैसे पता करेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग से पता करेंगे। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या है, ये आपका है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये क्या आपका के का फॉर्मूला क्या होता है, m/√L1N2। बस ये याद रखना है, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसमें k का वैल्यू 1 का मतलब क्या होगा, 100 परफेक्टली कपलिंग, परफेक्ट कपल मतलब क्या, यहाँ पर हो जाएगा 100% क्या हो गया, फ्लक्स लिंक हो गया। समझ में आ गया, 100% फ्लक्स लिंक। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी भी केसेस है, वो बुक से आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो भाई। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। आगे क्या है, आखिरी और सबसे अहम टॉपिक, वो क्या आपका ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, तो ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस होता है जो या तो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या तो वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। समझ में आ गया। कभी कभी अपने को वोल्टेज को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, कभी कभी घटाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्यों क्या होता है उसका एप्लीकेशन बता चुका हूँ मैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ट्रांसफॉर्मर बना लेते हैं। तो इसका एक ये आपका इलेक्ट्रिकल डायग्राम है, ये कोर है और ये आपका यहाँ पर लगा हुआ है सोर्स। ठीक है, और ये आपका क्या है, कोई भी रजिस्टर होगा, लोड रजिस्टर। जहाँ अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा। डीसी पे ही पहले बात करते हैं, एसी नहीं आया ना अभी।
तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पर की को क्लोज किया। की को क्लोज करने से क्या होगा, यहाँ पर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से क्या होगा, करंट फ्लो से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जाकर के क्या होगी, लिंक होगी इसके साथ में। समझ में आ गया। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या था, जीरो। की को आपने क्लोज किया, यहाँ से फ्लक्स निकला और फ्लक्स जाकर के साथ में लिंक हुआ, यहाँ पर फ्लक्स चेंज हुआ और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और ये सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। जिसके साथ में सोर्स लगा है इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। समझ में आया, क्लियर है। तो यही कंस्ट्रक्शन में आपको जो बुक में दिया है वो रट्टा मार लेना है। और कुछ चीज़ें मुझे आपको इसमें बतानी है। और क्या है, और इसमें ये हो जाएगा कि जैसे आप लोग क्या कर सकते हो, पावर इनपुट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पावर आउटपुट। जितना इनपुट में पावर दोगे उतना ही आउटपुट में पावर होगा। पावर को कैसे लिखोगे, ई आई और आई आई, ई इंटू आई, वी इंटू आई फॉर्मूला होता है पावर का। ये क्या हो जाएगा ई आउटपुट और ये क्या हो जाएगा, आई आउटपुट। इनपुट में कौन है, प्राइमरी, तो ई पी और लिखूंगा आई पी, इसको क्या लिखूंगा, सेकेंडरी, और ये क्या हो जाएगा, आई एस। समझ में आया, क्लियर हो गया। इसके बाद बताइए देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर हो जाएगा ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल्स टू आई एस अपॉन आई पी। एक हो गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड भी रेशो आपको याद रखना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोग कैसे करोगे बताइए। इंडिविजुअल अगर मुझे क्या करना है, कॉइल के लिए निकालना है, तो ई इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, डी फाइव बाय डी टी। ये कौन सा, प्राइमरी की बात कर रहा हूँ मैं, ई पी। समझ आ गया कि प्राइमरी के साथ में कितना फ्लक्स लिंक हुआ, टोटल 5P, ठीक है ना। तो ये टोटल फ्लक्स है, तो एक कॉइल के साथ में कितना हो गया, एक कॉइल के साथ में हो गया 5, तो एन टर्न्स के साथ में कितना हो जाएगा, N5, तो हो जाएगा EP, तो ये हो जाएगा N5P। तो बताओ जल्दी से क्या होगा, N5 EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NP, और ये क्या हो जाएगा, D5 बाई dt। इसी तरीके से सेकेंडरी के लिए लिखेंगे, तो सेकेंडरी के लिए क्या होगा, माइनस NS, और ये क्या हो जाएगा, D5 बाई dt। दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर EP अपॉन ES क्या हो जाएगा, NP अपॉन NS हो जाएगा। तो उसके साथ में यहाँ पर EP अपॉन ES की जगह पर क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा NP अपॉन NS। समझा, क्लियर हो गया। तो ये रेशियो बहुत अच्छे से याद रखना, जेई मेन में सवाल आया था इसके ऊपर इसी साल, ठीक है। चलो भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है आप लोग दो टाइप के ट्रांसफार्मर जानते हैं, एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक क्या होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप क्या होता है बताओ ज़रा, जिसमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। जैसे हमारे पावर हाउस से जो हमको लोकल ट्रांसफार्मर पे वोल्टेज आता है, वो क्या होता है, कम वोल्टेज मिलता है, तो वो क्या करता है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, लोकल ट्रांसफार्मर। और क्या करता है, वो वोल्टेज को बढ़ा करके हमारे घरों तक भेजता है, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। हमारे चार्जर में जो ट्रांसफार्मर लगा है वो क्या है, स्टेप डाउन। घर में आ रहा है 220 वोल्ट, अब आपके लैपटॉप को कितना चाहिए, 12 वोल्ट या 10 वोल्ट, तो क्या करेगा, वो वोल्टेज को घटा करके आपके लैपटॉप को देगा, वो क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप कब होगा, स्टेप डाउन कब होगा। स्टेप अप आपको क्या करना है, आउटपुट में कौन है, सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर NS इज ग्रेटर देन NP होगा, दिस इंप्लाइज ES इज ग्रेटर देन क्या होगा, EP होगा। समझ में आ गया, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर NS इज लेस देन NP होगा, यानी NP अगर ज़्यादा होगा, तो ES इज लेस देन क्या होगा, EP। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। समझ में आया, क्लियर है। तो ये सभी इक्वेशंस मैंने आपको इसकी बता दी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें याद रखेंगे आप। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो गया। तो आपको EMI मैंने वन शॉट करा दिया, बहुत फास्ट कराया मैंने, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी आती है सारी चीज़ें। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। सारे फॉर्मूलेज रिवाइज करा दिए, पूरी थ्योरी बता दी, सारे डेरिवेशंस करा दिए जितने रिड्यूस सिलेबस में हैं, सब कुछ मैंने करा दिया इसकी, ठीक है। क्लियर हो गया। न्यूमेरिकल अभी कराऊँगा, अलग से रिकॉर्ड करके डाल दूँ, बोलो न्यूमेरिकल कराऊँ या रिकॉर्ड करके शाम में डाल दूँ, रिकॉर्ड करके डाल दूँ, ठीक है, ओके। चलो पैक कर लो।